हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 8 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 8 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि 7 अगस्त को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो रशिया है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की ऑल वुमन एयर क्रू ने अरेबियन सी के ऊपर में निगरानी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा बिहार की वेधशाला को यूनेस्को की इम्पोर्टेंट संकटग्रस्त वेधशालाओं में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश लेकर के आई है पंचामृत योजना। अभी हाल ही में दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक इन तीनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है अभी के कॉमनवेल्थ गेम्स में। बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। कर्नाटक रत्न अवार्ड ये मरणोपरांत दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को। और मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट बनने जा रहा है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त भाला फेंक दिवस और भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। और देखिए कल का एक कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ। कल क्या हुआ कि जैसे कि आप लोगों का रात में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ 12 बजे, तो टाइमिंग है कि 11:30 बजे तक एनी हाउ मैं रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। और कल भी मैंने 11 11:30 के आसपास रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी अचानक से। और रिकॉर्डिंग के पहले मैंने दवाई खाई थी, तो दवाई का असर यूं किया कि आफ्टर रिकॉर्डिंग ना एकदम बैठने की हिम्मत नहीं थी, मुझे नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। तो वीडियो अपलोडिंग में मैंने छोड़ा था, लेकिन मैं ये तक चेक नहीं कर पाई कि वीडियो अपलोड हो गया है या नहीं हुआ है। और डायरेक्ट फिर मेरी मॉर्निंग में नींद खुली है 8:30 बजे, तब मैंने देखा कि अरे वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुआ है। तो कल ये एक मिस्टेक हो गई। आज थोड़ा फीवर ठीक है, सर्दी है थोड़ी सी, उसके लिए मैंने दवाई ली है। तो ना आवाज में चेंजेस रहेगा, 1-2 दिन लगेगा रिकवरी में। इस समय वेदर बिल्कुल सही नहीं चल रहा है मेरे इलाके का, तो खासकर क्योंकि मैं हिल स्टेशन में रह रही हूँ। हफ्ते भर एक तो धूप नहीं निकलेगी और या लगातार बारिश होगी, तो 10 दिन तक बारिश होती है। तो ये वेदर के कारण ये सारी चीजें हो रही है कि फीवर ना इस समय बना हुआ है और तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हो पा रही है। ठीक है, तभी मैंने कोशिश की कि आप लोगों को वीडियो मिल जाए और ये गैप ना हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी होगी, प्लेलिस्ट मैंने बना दी पूरे अगस्त की, वो देख लोगे। और आप लोगों को जो मंथली जून और जुलाई का पेंडिंग है, ये मैं 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगी जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक लगेगी ना। क्योंकि ये वीडियो लंबा होता है, 1-1 घंटे का होता है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को 1 से 2 दिनों में प्रोवाइड करा दूंगी, आपके एग्जाम के पहले ही मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आतंकवाद के खिलाफ इस साल यानी कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिक की विशेष बैठक में जो अध्यक्षता है कौन सा देश कर रहा है? तो इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत, अपना ही देश इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। इस प्रश्न को समझने से पहले थोड़ा सा हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इससे पहले आप लोगों ने यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में, इतना आप लोगों ने पढ़ रखा है। और इसी यूनाइटेड नेशंस के 6 भाग हैं। 6 भाग में से देखिए, एक तो आपका न्यास परिषद है, फिर सचिवालय है, फिर आर्थिक सामाजिक परिषद है, एक आप पढ़ते होंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। लेकिन इसमें से ना जो 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं इसकी चर्चे में रहती है, एक तो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। और दूसरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, जिसका मुख्य कार्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय शांति ही बनाना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इसके ना 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा देश है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। और इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य, ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये 2-2 साल के लिए नियुक्त होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों में भारत का भी स्थान है, तो 2 साल के लिए सदस्यता इन्हें मिलती है। ठीक है, अस्थायी या गैर स्थायी भी कह सकते हैं, लेकिन 5 स्थायी आप लोगों को ये याद रख लेना है। तो इस बार की इसकी अध्यक्षता जो की है भारत को मिली है आतंकवाद के खिलाफ
ये जो राजनयिकों की बैठक होनी है, विशेष बैठक, इसके लिए। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना क्या होस्ट करने जा रहा है इस साल का जो ब्रिक्स समिट है। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र, या इसे आप इजिप्ट कह सकते हैं। तो देखो, अभी पिछले वर्ष का COP26 ये कहा हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। COP27 ये आयोजित किया जाएगा इजिप्ट, मिस्र में। इससे जो नेक्स्ट होगा COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, इसका आयोजन दुबई UAE में किया जाएगा। और श्रीलंका क्या होस्ट करेगा इस साल का जो बिम्स्टेक समिट होना है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया। वैसे मसालों के लिए आप केरल का ही नाम पढ़ते थे, तो ये जो हिमालयन मसाला उद्यान है अभी हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड का जो वन विभाग है इसके अनुसंधान विंग द्वारा ये विकसित किया गया है। इसका मेन पर्पस है कि जो हिमालयी क्षेत्र है ना, यहाँ वेरियस टाइप के जो मसाले हैं इन्हें लोकप्रिय बनाना और इनके बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। तो उत्तराखंड के बारे में यदि मैं बात करूं, इसकी राजधानी हो जाएगी देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण ही है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी ये बन गए हैं। राज्यपाल यहाँ की गुरमीत सिंह हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां भारत में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यही है। वैली ऑफ फ्लावर यही है। गंगोत्री नेशनल पार्क यही है। राजाजी नेशनल पार्क यही है ना। और उत्तराखंड कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य भी बना है। और इसके अलावा क्या रिलेट कर सकते हैं आप उत्तराखंड से, आगे डिस्कशन आएगा तो मैं बता भी दूंगी। हालांकि देखो, रानीखेत तो जगह का नाम है, लेकिन रानीखेत एक बीमारी भी होती है जो कि पूछा जाता है अक्सर, किसमें पाई जाती है, माफ कीजिएगा। रानीखेत जो बीमारी है ना, ये मुर्गियों में पाई जाने वाली एक तरह की संक्रामक रोग है, ठीक है। और श्रीनगर की यदि मैं बात करूं तो भारत का पहला आया है ना यहाँ पास। तो भारत का ऐसा पहला क्या है जो श्रीनगर में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसी श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, शांति की प्रतिमा का। जबकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सॉरी, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि एकता की ये जो प्रतिमा है इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था तेलंगाना के हैदराबाद में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया में है ना। और मध्य प्रदेश के भोपाल की यदि मैं बात करूं तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक यही स्थापित किया गया। और भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो कि है कमलापति रेलवे स्टेशन, ये भी यही स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गायों को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मतलब कि इस पुण्य कोटि योजना के तहत पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब जो भी गौशालाएं हैं जहां गायों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि गायों को अडॉप्ट करना चाहता है, उनकी देखभाल करना चाहता है, तो उन्हें गोद लिया जा सकता है, ठीक है। और ऐसी योजना लेकर के आई है कर्नाटक गवर्नमेंट। हालांकि गायों के संरक्षण के लिए यदि आप रिलेट करोगे ना, तो भारत का पहला काउ कैबिनेट यानी कि गौ कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश था। इसके अलावा असम को भी आप रिलेट कर सकते हो। मैंने आपको पिछले ही साल ये पढ़ाया है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल जो है ये इसी असम में स्थापित किया गया। अभी छत्तीसगढ़ सरकार गोवर्धन योजना लेकर के आई थी, गायों का गोबर खरीद रही थी, और अब ये गायों के मूत्र को भी खरीदने पर विचार कर रही है। ये छत्तीसगढ़ की स्कीम हुई है ना। और आवारा पशु, मतलब आवारा पशु जिस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता। तो अभी यदि आप रिलेट करोगे ना, तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर के आई थी, बेसहारा गौवंश योजना। ऐसे ही गाय जिन पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, सड़क पर यूं ही घूमते रहती है, तो इनकी कोई निगरानी रखता है, इनकी कोई देखभाल करता है, तो इन्हें भी पैसे दिए जा रहे थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसहारा गौवंश योजना
ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पहल थी। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर। बैंगलोर में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी तो है ही। बैंगलोर ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर ये इसी बैंगलोर में हो जाएगा। सिलिकॉन सिटी ये बैंगलोर को ही कहा जाता है। कर्नाटक का 31वां जिला ना ये बना था विजयनगर, किससे अलग होकर के बना था? तो ये बना था बेल्लारी से अलग होकर के। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे कि अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल, बन्नरघट्टा। और इसके अलावा अ, नीति आयोग के द्वारा जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण रिलीज किया गया, इसमें कर्नाटका ही रहा है टॉप पर। अब हम अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं जैसे कि वतन प्रेम योजना। क्वेश्चन तो योजना से रिलेटेड है तो ऑप्शन को भी हम योजनाओं से कनेक्ट करेंगे। वतन प्रेम योजना ये गुजरात की चर्चा में थी। राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना थी। और मध्य प्रदेश का बेटी बचाओ, एक बेटी बचाओ ने एक लाडली लक्ष्मी योजना ये लेकर के आई थी वर्ष 2007 में। रिसेंटली ना लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये लेकर के आई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी है जो कि टॉप पर रही है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? वॉलमार्ट इसमें टॉप पर रही है। टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट में वॉलमार्ट है, फिर अमेजन है, इसके बाद स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना है। इसमें भारत की तरफ से जो शामिल हुई है ये है LIC। ओवरऑल इसकी रैंकिंग 98th पोजीशन पर है। और इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 104वां स्थान इसे मिला है। वॉलमार्ट तो अमेरिका की कंपनी है, आप लोगों को मालूम चल गया। अमेजोन भी चर्चे में रहती है। अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस और इसके CEO बदल दिए गए हैं। एंडी जेसी ये अमेजोन के CEO है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट अपना सबसे बड़ा आप कह सकते हैं डेटा सेंटर ये हैदराबाद में स्थापित कर रहा है, भारत का है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर लिखित एक किताब है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। इस किताब को लिखा गया है अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य के द्वारा। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की पूरी जीवनी बताई गई है इस किताब में, है ना, तो इसमें कुछ एडिशनल याद रखने की जरूरत नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी ये इनसे रिलेटेड कुछ ब्रांड आप रिलेट कर सकते हो जिनके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक तो ये Dream11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, टाइटन के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा रिसेंटली एक गरुड़ एरोस्पेस भारत की एक स्टार्टअप कंपनी है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। और क्या रिलेट किया जा सकता है महेंद्र सिंह धोनी से? इतना डिस्कशन काफी था। यहाँ हम बुक्स एंड ऑथर को कवर करें ना, तो यहाँ मैं अरुंधति भट्टाचार्य की जगह अरुंधति रॉय लिखना चाह रही थी, क्योंकि इनकी एक किताब है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जिसके लिए इन्होंने बुकर प्राइज भी जीता है। ये अरुंधति रॉय की किताब हो गई। फिर स्मृति ईरानी जी की किताब मैं हालिया का बता देती हूँ, जैसे कि हमारी जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, इनकी किताब है लाल सलाम, हाल ही में लॉन्च हुई। रस्किन बॉन्ड ने तो 60 से ऊपर किताबें लिखी है। द ब्लू अम्ब्रेला इनकी एक प्रमुख किताब है। शशि थरूर की है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर और एन एरा ऑफ डार्कनेस। संजय बारू की है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अनुपम खेर की है योर बेस्ट डे इज टुडे। रघुराम राजन की है द थर्ड पिलर, है ना, तो ये सभी आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं इसमें भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? तो इसमें से जो तेजस्विन शंकर है इन्होंने हाई जंपिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। इसका ये 22वां संस्करण है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभंकर है पेरी द बुल और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। पहला मेडल इसमें गोल्ड ही मिला था भारत को। मीराबाई चानू ने दिलाया था वेट लिफ्टिंग में। अंशु मलिक, कल मैंने गलती से कह दिया था इन्होंने गोल्ड जीता है, एक्चुअल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अनाहत सिंह ये ना इस बार के ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं इसमें शामिल सबसे कम उम्र की एथलीट है भारत की, तो इनका नाम आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाल ही में अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी हाल ही में जो अपना देश भारत है इसने अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। और इसमें फाइनल में इसने बांग्लादेश को हराया है। इसका जो आयोजन है, मतलब फाइनल है जो भुवनेश्वर के कलिंगा
माफ कीजिएगा, मैं फिर से एक बार पानी पी लेती हूँ, वरना आवाज अभी फिर से चेंज हो जाएगी। कलिंगा स्टेडियम और एक और स्टेडियम आप याद रखेंगे जो कि ओडिशा में है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। ओडिशा के राउरकेला में बन के तैयार हुआ है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, 20,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला। ठीक है, तो भारत सैफ कप अपने नाम कर लिया है। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। यदि आप लोग रिलेट करोगे ना, तो पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड जो थॉमस कप है ना 2022 का, ये भी भारत ने जीता था। जबकि महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड जो उबर कप है 2022 का, ये साउथ कोरिया ने जीता था। कोपा अमेरिका खिताब ये जीता अर्जेंटीना ने। और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, जो कि न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हर साल हस्तकरघा दिवस यानी कि हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को ये जो दिन है ये मनाया जाता है। हथकरघा यानी कि हैंडलूम तो आप समझते होंगे, एक तरह का कला ही है, हाथ की कला, मतलब कि कपड़े की मशीन की सहायता से बुना जाता है और थोड़ा बहुत इसमें ना हाथ पैर से संचालित किया जाता है। कुछ ऐसा इस इमेज को देख करके आप समझ पा रहे होंगे। मतलब भारत की काफी आबादी है जो कि हैंडलूम के क्षेत्र में लगी हुई है। जो हथकरघा उत्पाद है, मतलब कि भारत जो है दुनिया में हथकरघा उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। जो हमारा कपड़ा मंत्रालय है ना, इसके द्वारा ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। 2015 से मनाया जा रहा है और इस बार यदि हम देखें तो इसका 8वां संस्करण है। कल मैंने आपको बताया था कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और 7 अगस्त को आप नेशनल हैंडलूम डे भी रिलेट कर सकते हो। 6 अगस्त को तो हिरोशिमा डे, क्योंकि आपको पता है 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। फिर इसके 3 दिन बाद नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, है ना, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। 1 अगस्त को आपका वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये मैंने कल ऐड किया था कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ ये बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ये 14th क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। देखो, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के सम्मान में हम 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। यहाँ हम उपराष्ट्रपति का डिस्कशन कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। 14th क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ और इन्होंने अपने विपक्ष में जो मार्गरेट अल्वा रही, इन्हें हराया है। ठीक है, और अभी जो एम वेंकैया नायडू जी थे, अभी तक उपराष्ट्रपति इनका पद अब समाप्त होने जा रहा है। ये किसान वर्ग से आते हैं जो जगदीप धनखड़ है ना। एक आप लोगों ने चौधरी चरण सिंह का नाम पढ़ा होगा। चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे, ये किसान परिवार से बिलोंग करते थे। तो चौधरी चरण सिंह के बाद यदि हम देखें, चौधरी चरण सिंह के बाद इतने बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले ये दूसरे व्यक्ति बने हैं जगदीप धनखड़, जो कि अभी थोड़े समय पहले तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा ये लोकसभा सांसद रहे हैं झुंझुनू से ही, और इसके अलावा विधायक के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला है। आप लोगों को इतना बेसिक मालूम होगा कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ना, ये उपराष्ट्रपति ही होता है। और द्रौपदी मुर्मू ये हमारी 15वें क्रम की प्रेसिडेंट बनाई गई है, यानी कि राष्ट्रपति बनाई गई है। राष्ट्रपति का पद है ना, जो आर्टिकल 52 से 62 में बताया गया है। और राष्ट्रपति के जस्ट बाद उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है आर्टिकल 63 से 73। ठीक है, तो राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति का पद आप रिलेट कर सकते हो। इनका कार्यकाल वैसे 5 साल का होता है, लेकिन ये 3 तरीकों से पहले भी हटाए जा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो खुद ही त्याग पत्र दे दे। किसे त्याग पत्र दे सकते हैं? ये राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इन्हें त्याग पत्र देते हैं। या इनकी मृत्यु हो जाए, या महाभियोग, इन 3 तरीकों से ये हटाए जा सकते हैं समय के पहले भी। ठीक है, मनोज सिन्हा तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। एम वेंकैया नायडू के बारे में मैंने बता ही दिया है। लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, आईटीबीपी के महानिदेशक का एडिशनल चार्ज किसने संभाला है? पहले संजय अरोड़ा थे, लेकिन दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई, जिसके बाद से अब जो एस एल थाउसन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस एल थाउसन आईटीबीपी के महानिदेशक का पदभार संभाल रहे, जो कि 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर है।
इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भारत चाइना वॉर के बाद ये अस्तित्व में आया था, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित हो जाएगा। कुलदीप सिंह ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के पंकज कुमार हो जाएंगे। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था अमेरिका। आज का सवाल है कि बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।